हेलो ऑल, इस वीडियो में मैं डीवर्मिंग ड्रग्स क्या है, डोज एंड शेड्यूल, नेशनल डीवर्मिंग डे कब होता है और वर्म इन्फेस्टेशन कौन कौन से कॉमन वर्म इन्फेस्टेशन है, पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस क्या है वर्म इन्फेस्टेशन कंट्रोल का, ये सारे टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। ऑल्सो वर्म इन्फेस्टेशन क्या है, कैसे होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, कौन से फैक्टर इसको बढ़ाते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी चीज़ें भी मैं कवर करूँगी इसमें। व्हाट इज़ डीवर्मिंग, क्या होती है, मीन्स टू गेट रीड ऑफ वर्म्स और पैरासाइट्स या हेलमिन्स जो मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं वर्म इन्फेस्टेशन के, उनके ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं उनको डीवर्मिंग एजेंट कहते हैं और इस प्रोसेस को डीवर्मिंग कहते हैं। यूज़ ऑफ द डीवर्मिंग ड्रग्स टू गेट रिड ऑफ द वर्म्स और हेलमिन्ट्स और पैरासाइट कॉजिंग द वर्म्स, पेट में कीड़ों को मारने की दवाओं को डीवर्मिंग एजेंट बोलते हैं और प्रोसेस इज कॉल्ड डीवर्मिंग। नाउ वर्म इन्फेस्टेशन या कृमि से होने वाली डिजीज़ को जानने के लिए इस टर्म को जानना ज़रूरी है। व्हाट इज़ HTS? HTS का मतलब होता है हेलमिन्ट्स ट्रांसमिटेड थ्रू सॉइल। मिट्टी खाना या सॉइल, जो बच्चे मिट्टी खा लेते हैं तो उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं या काफ़ी कॉमन कॉज होता है पेट में कीड़े होने का मिट्टी खाना। सो सॉइल से ट्रांसमिट बहुत सारे वर्म्स ट्रांसमिट होते हैं। तो हेलमिन्ट्स ट्रांसमिटेड थ्रू सॉइल इज HTS। कौन कौन से हेलमिन्ट्स होते हैं, कौन कौन से वर्म्स हो सकते हैं, मोस्ट कॉमन जो वर्म है वो इसमें मेंशन करें, हुकवर्म, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल और एस्केरिस या राउंड वर्म, विववर्म, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा इज सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्थ और पैरासाइट है ये। नाउ लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि किसी को वर्म इन्फेस्टेशन है। जनरली एसिम्प्टोमेटिक भी रहते हैं, लेकिन बच्चों में पेट दर्द की शिकायत, स्किन में रैश आना, रेड बिना और कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा, रेड और इच्ची खुजली वाले रैश आ रहे हैं। छोटे बच्चों में 2 साल के बच्चों में जो एनस है उसके चारों तरफ खुजली करने की शिकायत जो होती है पिनवर्म की वजह से होती है, उनको इचिंग होती है अराउंड द एनल एरिया। और अदर क्या डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, पेट में दर्द की शिकायत मोर देन 2 वीक से एक ही कंप्लेन, वीकनेस लगना, कमजोरी लगना। और वर्म इन्फेस्टेशन जनरली होता है तो उसके साथ साथ एनीमिया एसोसिएटेड होता है, क्योंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है वर्म इन्फेस्टेशन से, तो साथ साथ में एनीमिया भी हो जाता है। तो वीकनेसेस, परफॉर्मेंस, स्कूल में बच्चों का डेवलपमेंट कम होना, इस तरीके के बेग सिम्टम्स हैं, तो मेन सिम्टम है जिनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा चीज़ की वोमिट में या फिर स्टूल में कीड़े का दिख जाना, वर्म का दिख जाना इन द स्टूल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, और एग का पेरिएनल एरिया में टेप से, जो ट्रांसपेरेंट टेप है उसके ऊपर लेके माइक्रोस्कोप में एग, उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने से स्टूल का वर्म्स के एग दिख जाते हैं। नेकेड आई में नहीं दिखते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में वो दिख सकते हैं। लेकिन सिम्टम्स की बात करें, ये तो लैब डायग्नोसिस की बात हो गई। सिम्टम्स की बात, वेग सिम्टम्स रहते हैं, वीकनेस, पेट दर्द, दस्त लग सकते हैं, वेट लॉस फॉर नो रीजन, चाइल्ड इज नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली एज ही शुड, बच्चों में ये सिम्टम होगा तो सस्पेक्ट किया जा सकता है कि शायद इसके पेट में कीड़े हैं। मोस्ट कॉमन जो वर्म इन्फेस्टेशन होते हैं वो हुकवर्म, राउंड वर्म यानी एस्केरिस और विपवर्म एंड पिनवर्म, ऑल्सो कॉल्ड सीटवर्म, ये कॉमन वर्म इन्फेस्टेशन होते हैं, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द कम्युनिटी। कारण क्या होता है इन वर्म इन्फेस्टेशन का होने का? मोस्टली अनहाइजीनिक कंडीशंस, किसी भी तरीके से कंटामिनेटेड जो वर्म से इन्फेस्टेड सॉइल, मिट्टी, कंटामिनेटेड मिट्टी या फीसेस, हाथ को गंदा कर दें या हाथ के थ्रू खाने के आइटम में, एंड खाने के आइटम को कंज्यूम करने से मुंह में चले जाएं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया है कि कंटामिनेशन ऑफ हैंड। मोस्ट कॉमन जो रूट होता है फीकोरल, फीकोरल का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफिशेस या किसी भी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स में वर्म खुद है या
उसके एग्स हैं, उसका कंटेमिनेशन हाथ को कर दें, फूड को कर दें, उससे दूषित हो जाए और उस आइटम को कंज्यूम कर लें, खा लें, तो वर्म इन्फेस्टेशन हो जाएगा। दीज आर द कॉमन मेथड फॉर द ट्रांसमिशन। तो इस तरीके के ट्रांसमिशन को बोलते हैं फीको ओरल ट्रांसमिशन बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली जो वर्म्स होते हैं ये ज़्यादातर पेट में कीड़े होने की शिकायत या वर्म इन्फेस्टेशन इन्हीं 3 वर्म्स के केसेस मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड होते हैं। एक तो 2 माध्यम हो सकते हैं, सॉइल से ट्रांसमिटेड, सॉइल से हाथ का कंटेमिनेशन हो जाए और उन्हीं हाथों से खाना खा लें, इस तरीके से हो सकता है। दूसरा चीज़ है हैंड वॉश प्रॉपर नहीं कर रहा है, सैनिटेशन मेंटेन नहीं है, तो कीड़े हो सकते हैं। या बच्चे जो मिट्टी पाइका मिट्टी छोटे बच्चों की मिट्टी खाने की हैबिट को पाइका बोलते हैं, उसकी वजह से भी कीड़े हो जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है फीको ओरल ट्रांसमिशन, मतलब ओरल ट्रांसमिशन थ्रू फूड होता है। और feces can be the source of one infestation in the fecal-oral transmission, and contamination of the food or contaminated hands. All these can enhance the worm transmission. Now, how to stop the worm infestation को कम करने का, रोकने का क्या तरीका हो सकता है? एक तो वर्म का इन्फेस्टेशन ना होने दें, मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स, जिसमें कि है जो कारण है फीको ओरल ट्रांसमिशन, जिस कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट और आइटम्स को यूज़ करने से वर्म इन्फेस्टेशन जिन कारणों से हो जाता है उसे रोकें, जैसे कि हैंड वॉश, प्रॉपरली वॉश करने के बाद वेजिटेबल का कंजम्पशन या जो भी चीज़ें हैं धुल कर के खाने से। और दूसरी चीज़ कुकिंग, थॉरो कुकिंग, जैसे टेपवर्म का इन्फेक्शन होता है, अनकुक्ड या पार्शियली कुक्ड मीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो वो सारी चीज़ें प्रिवेंटिव मेजर्स इन्फेक्शन को होने से रोकने के लिए प्रिवेंशन में यूज़ करे जा सकते हैं। दूसरा तरीका है दवाइयों की मदद से प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी, मीन्स डीवर्मिंग एजेंट या ड्रग्स का इस्तेमाल करना। कब करी जा सकती है? एनुअल डीवर्मिंग यूजुअली डन वेयर द प्रिवलेंस इज मोर देन 20%, एंड बाई एनुअल डीवर्मिंग वेयर द प्रिवलेंस ऑफ सॉइल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं हेलमिंथ्स हैं 50% से ज़्यादा है, वहाँ पे बाई एनुअल डीवर्मिंग करते हैं। दोनों ही तरीके अपनाए जा सकते हैं। क्या यूज़ करते हैं, दवाई क्या यूज़ करते हैं? एल्बेंडाजोल सिंगल डोज 400 मिलीग्राम यूज़ करते हैं एनुअल किन में। ऑल द चिल्ड्रन मोर देन 1 years of age group up to 19 years of age group, preschoolers and then school going adolescent and out of school adolescent। 1 to 2 years चिल्ड्रन में जो एल्बेंडाजोल की डोज होती है एडल्ट डोज से हाफ होती है। एडल्ट डोज है 400 मिलीग्राम, तो 1 to 2 years के चिल्ड्रन में इट विल बी 200 मिलीग्राम वंस अ डे, एक बारी कंज्यूम करना। सिंगल डोज लेते हैं, पानी के साथ लेते हैं और एक ही डोज लेते हैं। दूसरी जो दवाई यूज़ करी जाती है वो मीवेंडाजोल 500 मिलीग्राम, ये भी यूज़ करी जा सकती है सिंगल डोज में। बट जो नेशनल डीवर्मिंग डे पे बाई एनुअल एल्बेंडाजोल का कंजम्पशन ही बताया गया है। बाई एनुअल यूज़ ऑफ साल में 2 बारी कंजम्पशन करना है। कब साल में 2 बार? जो नेशनल डीवर्मिंग डे कब होता है? 10 फरवरी को होता है। हर साल के 10 फरवरी को नेशनल डीवर्मिंग डे होता है और साल में 2 बार मीन्स 10 फरवरी को, 10 अगस्त को। दीज आर द प्री डिटरमाइंड डेज फॉर डीवर्मिंग। और क्या तरीका हो सकता है पता करने का कि पेरिएनल एरिया में बच्चों के इचिंग होना और साथ में पेरिएनल एरिया में एग डिपॉजिट्स होना। कुछ पर्टिकुलर बम्स होते हैं जो पेरिएनल एरिया के अराउंड ही उनके एग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो एग को टेप में लेके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से अंडर माइक्रोस्कोप वो देखे जा सकते हैं। बट द सिम्टम में इचिंग का ही सिम्टम, पेरिएनल एरिया के अराउंड इचिंग का सिम्टम मिलेगा। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई डीवर्मिंग इज इम्पॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। डीवर्मिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? क्योंकि ये न्यूट्रिशनल जो, जैसे कि मैंने कहा कि एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कई बार वर्म इन्फेस्टेशन के साथ साथ एसोसिएटेड होता है, डायरिया करा देते हैं। और क्योंकि सिम्टम और प्रेजेंटेशन डायरिया या स्टमक या इंटेस्टाइन से संबंधित सिम्टम्स होते हैं, तो न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन
अदर न्यूट्रिएंट्स का भी कम हो जाएगा, तो माल न्यूट्रिशन हो सकता है। वर्म इन्फेस्टेशन के साथ साथ एसोसिएटेड होता है ग्रोथ ऑफ चाइल्ड मे बी इफेक्टेड एंड देयर मे बी, अगर डीवर्मिंग करते रहेंगे बाई एनुअल डीवर्मिंग, और डीवर्मिंग करने के क्या फ़ायदे हैं, एक तो इन्फेक्शन वर्म इन्फेस्टेशन कम्युनिटी में ख़त्म होएगा, दूसरा बच्चों की जो इससे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, एनीमिया वगैरह ऑटोमेटिकली करेक्ट होंगे अगर दोनों का एसोसिएशन है साथ में। एंड हॉस्पिटल एडमिशन ड्यू टू अब्डोमिनल पेन के कारण जो बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी घट जाती है, क्योंकि काफ़ी केसेस वर्म इन्फेस्टेशन के भी होते हैं। नाउ व्हेन इज नेशनल डीवर्मिंग डे? 10th of February एवरी ईयर नेशनल डीवर्मिंग डे होता है। और फॉलो अप डीवर्मिंग कब करते हैं? 15 फरवरी को मॉप अप डे होता है। 10 तारीख को जो बच्चे छूट गए होते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग किया जाता है। इसमें एल्बेंडाजोल की सिंगल डोज टैबलेट 1 ईयर से कैसे बड़े बच्चों से लेके 19 साल के स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट्स एज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन सबको एल्बेंडाजोल डिस्ट्रीब्यूट करना एज इन द आंगनबाड़ीज एज वेल एज इन द स्कूल्स। इट इज़ द प्रोग्राम, इट इज़ डन। ये किया जाता है। जो बच्चे छूट जाते हैं उनको मॉप अप राउंड में 15 फरवरी को कवर करना। दिस इज नेशनल डीवर्मिंग डे एंड मॉप अप डे फॉर द डीवर्मिंग। और जब बाई एनुअल डीवर्मिंग की बात होती है तो वो 2 बार साल में करना, मतलब कि एक बार 10 फरवरी को, दूसरी बार अगस्त 10 को। What आर डीवर्मिंग एजेंट्स? डीवर्मिंग एजेंट्स क्या होते हैं? वो दवाइयाँ जो डीवर्मिंग करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं ये नेशनल डीवर्मिंग प्रोग्राम में। तो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? एल्बेंडाजोल मेनली यूज़ करी जाती है और मीबेंडाजोल भी सप्लाई में आती है। 500 मिलीग्राम सिंगल टैबलेट मीबेंडाजोल और 400 मिलीग्राम की 1 टैबलेट एल्बेंडाजोल फॉर द चिल्ड्रन। हाफ टैबलेट एल्बेंडा 400 मिलीग्राम की हाफ टैबलेट मतलब 200 मिलीग्राम 1 से 2 ईयर्स के चिल्ड्रन में 200 मिलीग्राम देंगे। और 1 टैबलेट ऑफ मीबेंडाजोल वुड रिमेन द सेम फॉर द चिल्ड्रन। सो देख लेते हैं कौन कौन से कारण होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो वर्म इन्फेस्टेशन की संभावना को बढ़ा देते हैं अगर सैनिटरी मेजर अप्रोप्रिएट नहीं हो। जैसा कि ट्रांसमिशन में फिकोरल ट्रांसमिशन में गया था कि हैंड वॉश नहीं करना, वेजिटेबल बिना वॉश करे यूज़ कर लेना, या सब्जियों और फलों को बिना धोए अच्छी तरीके से पानी से धुले हुए खाना, ये सारी चीज़ें फिकोरल ट्रांसमिशन को बढ़ाती हैं, सो वर्म इन्फेस्टेशन को बढ़ाती हैं। लैक ऑफ एजुकेशन नहीं है, पता नहीं चलना, सफाई नहीं रख पाना, पर्सनल हाइजीन पुअर होना, लैक ऑफ वाटर, कम पानी की वजह से वॉशिंग प्रॉपर नहीं करना, और एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे हाई मॉइस्चर सॉइल में इसके एग, जितने भी वर्म्स होते हैं उनके हाई मॉइस्चर सॉइल एग में जल्दी हैच करते हैं और बहुत टाइम तक बने रहते हैं। फेवरेबल कंडीशन होती है ऐसी वर्म इन्फेस्टेशन के लिए, हाई मॉइस्चर सॉइल। तो ये फैक्टर्स हैं जो इन्हेंस करते हैं वर्म इन्फेस्टेशन और ट्रांसमिशन को।